हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में इकोनॉमिक्स को हम लोग देख रहे हैं और उसी में हमारा चैप्टर नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका 6 है शायद। हाँ, 6 नंबर को हम लोग देख रहे हैं और इसी में है ग्रामीण विकास, विलेज डेवलपमेंट क्या होता है और उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं, किन किन चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सर्वांगीण विकास क्या है, साख और विपणन क्या है, इसको हम लोग देखेंगे और साथ ही में हम लोग देखेंगे उनकी आजीविका के क्या महत्व है। इन सभी को हम लोग देखेंगे और इनको आपका जानने का प्रयास भी करेंगे और एक एक कर इन सभी पर हम लोग बात भी करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर के दौरान अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती चैप्टर के दौरान, आप मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं चैप्टर से संबंधित। जिस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं अगर उसमें कोई डाउट है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और ध्यान देते हैं। तो कल हमने परिचय को पढ़ा, निर्धनता को पढ़ा और हमने देखा कि कैसे जो आपकी कृषि है आजीविका का संसाधन का स्रोत है, कैसे आपका 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर आज भी डिपेंडेंट है और हमने देखा कि इसके अंतर्गत आपके किन किन चीजों की आवश्यकता है और हमने अगर ग्रामीण हमको आपका परिवेश अगर आपको डेवलप करना है या हम कहें कि ग्रामीण विकास क्या है, तो उसमें लिटरेसी खास कर आपका वुमेन, कौशल, हेल्थ, क्लीनिंग, जो आपकी स्वच्छता है, प्रोडक्शन उत्पादकता, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका साख, ऋण, विपणन, सड़क, सारे पोषण आदि चीजों को हमने गांव की डेवलपमेंट से जोड़ने का प्रयास किया और हमने महात्मा गांधी की उस कोटेशन को भी पढ़ा कि आज भी जो जो हमारा देश है वो गांव में बसता है। वो कहते थे कि अगर आप चाहे शहर में कितने बड़े उद्योग लगा लो, आप भारत को विकसित नहीं कर सकते, आप डेवलप नहीं कर सकते जब तक आप गांव को विकसित नहीं करेंगे। और ये बात सच भी होती है क्योंकि आज भी गांव की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, जो हमारा देश है उसकी सबसे ज्यादा आपकी पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है, तो वो गांव में निवास करती है। और गांव के कुछ मुख्य ऐसे फोकस हैं जिन पर अगर हम लोग काम कर जाएं तो मैं मानता हूं कि हमारा देश सुधर सकता है। जैसे अगर हम शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन पर खर्च करें और आधारभूत संरचना अगर हम लोग आपका तैयार कर दें तो बहुत सारी चीजें, और कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग स्वयं रोजगार करने लगें, कुछ हम लोग अपना प्रोडक्शन करने लगें, वो चीजें और कुछ हमारी तस्वीर कुछ अलग ही हो सकती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। ये सारा हम लोग इसमें इतना देख चुके थे। ग्रामीण क्षेत्रों में साख का मतलब हमने पैसे से समझा कि कैसे पूंजी है और बताया गया कि अगर आपको कोई भी यूनिट शुरू करनी है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। चाहे आप बीज लगाइए, आप कोई खेती करिए, आप कोई मशीनरी लीजिए, आपको पैसे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। क्लियर है। और कैसे लोग कुछ चक्कर में इसके फंस जाते हैं, इन सभी को हमने देखने का और आपका जानने का प्रयास किया था। क्लियर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और कल हमने नाबार्ड के बारे में पढ़ा था, जो क्या करती है, आपका लोन देती है। क्लियर है। किसके लिए? जो आपका कृषि आधारित जो आपकी चीजें हैं उसको लोन दे। क्लियर है। देखिए कह रहे आज ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना है, यानी कि एक आपकी जो बैंक है वो आपको पूरी इंस्टीट्यूशनल जो आपकी बॉडी है उस तरह से आपको ये पूरी बैंकें जो हैं आपको देखने के लिए मिलेंगी। कैसे मिलेंगे आपको? इंस्टीट्यूशनल की तरह आपको पूरी एक संस्थागत आपको जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अनेक बहु एजेंसी संस्थाएं हैं, जैसे कमर्शियल बैंकें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें, आरआरबी के हम जिनको बोलते हैं, और सहकारी तथा भूमि विकास बैंक सम्मिलित है। तो बैंकों के अंदर कैसी हैं? बहु एजेंसी संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? जैसे आपका व्यावसायिक बैंकें होती हैं जो कमर्शियल बैंकें हैं। कुछ आप देखिए, कुछ आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें होती हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में ही होते हैं। क्लियर है। इसको हम क्या कहते हैं? आरआरबी, रीजनल रूरल जो बैंक है। क्लियर है। इनको क्या बोलते हैं? रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और कुछ आपका सहकारी बैंक होते हैं जिनको हम कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। ये सस्ती ब्याज दरों पर, कैसी ब्याज दर है इनकी? सस्ती ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण की पूर्ति करना चाहती हैं कि लोगों को
ब्याज दर कैसा हो, कैसे लोगों को सस्ते रेट पर आपका इंटरेस्ट मिले, मतलब जो उनको ब्याज, कम ब्याज दर पर उनको आपका पैसा मिले। और आप जानते हैं लोगों को अपना पैसा कहां से लेना पड़ता था पहले, आपका अनऑर्गेनाइज जो आपके सेक्टर थे, साहूकार, जमींदार, बड़े बड़े किसानों से इस तरह से पैसे लेते थे और वो उसके ऋण के कुचक्र में फंस जाते थे और उससे कभी निकल नहीं पाते थे। क्लियर है। और अब सरकार ने क्या किया है कि अगर किसी व्यक्ति को ऋण संबंधी, खाद संबंधी, बीज संबंधी, औजार संबंधी के लिए अगर पैसा चाहिए तो वो बैंक के माध्यम से, चाहे आपका कमर्शियल बैंक हो, चाहे आपका आरआरबी हो, चाहे आपका कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे आपका भूमि विकास बैंक हो, इन बैंकों के माध्यम से आप पैसा ले सकते हैं और बहुत कम दर पर, लगभग 3% के आसपास आपका दर है, जिसके आधार पर आप क्या ले सकते हो, आप कोई पैसा जो है इसमें आपका ले सकते हो, कोई भी जो ब्याज पर आप चीजें कर सकते हैं। ये ऐसी इसके अंतर्गत आपकी व्यवस्था की गई। ठीक, हाल ही में औपचारिक साख व्यवस्था की में रहे कमियों को दूर करने के लिए स्वयं सहायता समूह, ये बड़ा अच्छा है। अगर आप इसको देखोगे, स्वयं सहायता समूह, इसको पढ़िए और आप गौर करके देखिए, आपके गांव में, आपके ब्लॉक में, आपके क्षेत्र में बहुत सारी महिला आपस में संगठन बनाकर ये स्वयं सहायता समूह चलाती है। क्लियर है। इनको हम सहायिका भी कहते हैं, सहायक भी कहते हैं। आइए इसके विषय पर गौर करते हैं और इनको गौर करके हम लोग आपका देखते हैं। कह रहे हैं कि एसएचजी का भी ग्रामीण साख व्यवस्था में दुष्प्रभाव हुआ है, क्योंकि औपचारिक साख व्यवस्था न केवल अपर्याप्त थी बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक और सामुदायिक विकास में पूरी तरह समन्वित साबित हुई। इसके लिए ऋण पक्षधर की आवश्यकता थी। अतः बहुसंख्यक ग्रामीण परिवार का एक बड़ा अनुपात अपने आप से वंचित रहा और प्रत्येक सदस्यों को न्यूनतम अंशदान सदस्य के अनुपात में आपका मित व्यय की भावना बढ़ी। और कैसे हो गया, ये जो भावना थी आपका मित व्यय की जो भावना है, ये आपकी इसके अंतर्गत। क्लियर है, कितना ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार एकत्रित राशि में जरूरतमंद सदस्यों को ऋण दिया जाता है। उस ऋण की राशि छोटी छोटी आसान किस्तों में लौटाई जाती है। कह रहे हैं कि अगर आपको बैंक ने कोई ऋण दिया है, इसी प्रकार से कोई आपको एक राशि दे दी है और आपको जरूरत थी उस पैसे की, तो जिस व्यक्ति ने लिया है उसको ऋण देने के लिए छोटी छोटी आसान किस्तें बनाई जाएंगी, जिससे वो आपका उस पैसे को आसानी से लौटा सके। और कह रहे हैं जो ब्याज की दर है वो भी कैसी रखी गई है, उचित। उचित मतलब जितने व्यक्ति को लगता है कि या व्यक्ति इसको चुका सकता है, सरकार को ऐसा लगता है। कह रहे मई 2019 में 54 लाख महिला स्वयं सहायता समूह, इनको हम बोलते हैं SHG में 6 करोड़ महिला सदस्य हैं। क्या बना है, महिला स्वयं सहायता समूह। कितने मेंबर हैं इसमें, लगभग हमने 6 करोड़ लोग इसमें रखे। लगभग 10 से 15 हजार रुपए प्रति माह SHG है और इसके अतिरिक्त 2.5 लाख प्रति SHG को परिनिधि के रूप में सामुदायिक निवेश कोष यानी कि CISF का सर्जन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप आय सर्जत हेतु महिला सदस्य स्वरोजगार अपना सकती हैं। कैसे कर सकती हैं, अपना स्वरोजगार अपना सकती हैं। आजकल आपने देखा होगा कि गांव की महिला आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर वो पैसा आप स्वयं सहायता समूह का खाता खुलवाती हैं और आप देखिए उसमें स्वयं कुछ पैसे जमा करती हैं, तो बाद में सरकार उनको पैसा देती है। वो लोग क्या करते हैं, अपना कुटीर उद्योग चलाते हैं, जैसे अचार बनाना है, जेम्स बना रही हैं और कुछ दाल वगैरह जो आपकी बाड़ी बाड़ी बनती है कुछ इस तरह से वो बना रहे हैं। और पहाड़ में तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। क्लियर है। और छोटे मोटे जो काम है, जो आपके लोकल प्रोडक्ट हैं वो आपका बना रही हैं, कुछ पेंटिंग वगैरह है, इस तरह की चीजें हैं जो क्या हो रहा है, आपका स्वयं सहायता समूह के ही दम पर ये सारी चीजें हो रही है। और एक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि महिलाओं को एक रोजगार भी मिल रहा है और अपने आप में आत्मनिर्भर होने का एक आपको जो है मौका भी इसके अंतर्गत महिला जो है अपने आप को दे रही है।
तो ये बड़ा अच्छा और सुलभ पॉइंट है कि इसमें सबको आपका समन्वित किया जा रहा है। और कह रहे हैं कि इसी प्रकार, अगर आप देख रहे हैं, इसी प्रकार साख उपलब्ध को अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है। और इसको क्या बोल दिया? अति लघु साख कार्यक्रम भी। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की सशक्तिकरण सहायता की है। इन ऋण सुविधाओं का प्रयोग किसी ना किसी प्रकार के उपभोग के लिए हो रहा है। कर्जदार उत्पादन देने के लिए क्यों व्यय नहीं करते? ठीक है। ग्रामीण बैंक की एक आलोचनात्मक मूल्य, तो हमने कंडीशन तो ये पढ़ी कि बैंक कैसे काम कर रही है, क्या कुछ है, क्या लोगों के लिए है, कैसे आपका ऋण प्रोवाइडर करेगी, काम क्या है, किस तरह से हेल्प कर रही है, अभी हमने पढ़ा। लेकिन हमने पहले ही पढ़ा था कि हमको क्या पढ़ना है? आलोचनात्मक अध्ययन करना है। अब इसकी कमी को देखते हैं कि इसने क्या क्या कमियां छोड़ दी, क्लियर है, या क्या कर सकती थी, कहाँ के सेक्टर में कुछ नहीं किया, उसको देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ डाउट, कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे। चलिए देख लिया। चलिए अब थोड़ा इसका जो है ग्रामीण बैंक की एक आलोचनात्मक जो आपका मूल्यांकन है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण सेक्टर में आपका किस तरह की क्या कुछ कमी रही। आइए उन पर अपना थोड़ा सा कुछ विचार कर जो हमें दिया गया है हम उसको देखें। देखिए क्या कह रहे हैं कि बैंकिंग व्यवस्था के त्वरित प्रसार का ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन आय रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव रहा है। कह रहे हैं कि जिस तरह से जो आपकी बैंकिंग व्यवस्था ने तुरंत से जो काम करना शुरू किया है ना, तो इसमें जो एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र में, और जो आपका नॉन एग्रीकल्चर वाला है, और जो इनकम है, जो आय है, और जो रोजगार है, उस पर सकारात्मक प्रभाव रहा है। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव, यानी कि हाँ तो ठीक है। विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद से किसानों को साख सेवाएं और सुविधा देने के तथा उनके उत्पादन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के ऋण देने में उन्हें सहायता दी है। और कह रहे हैं कि जब हरित क्रांति आई है, आप जानते हैं कि हरित क्रांति जब से आई है तो सिंचाई और आपके यंत्र और साथ में आपका आधुनिक, अत्याधिक आधुनिक बीजों के लिए हमको पैसे की आवश्यकता थी, जो हमें बैंकों से ऋण के माध्यम से सस्ती किफायती दर पर हमको पैसा मिलता था। और किसान क्या करते थे? फसल आई, अच्छा उत्पादन हुआ, बेच दिया, बैंक के पैसे जमा कर दिए, कुछ उनको प्रॉफिट बच गया। एक जो आपका साइक्लिक ऑर्डर है वो बड़ा सही चल रहा है। कह रहे कि हरित क्रांति के बाद लोगों को क्या हुआ, इसमें सेवा प्रदान की और आवश्यकताओं पूरी करने के लिए अनेक ऋण देने में सहायता दी, कि जो आपका ऋण देने के लिए सहायता लगती थी वो पूरी सहायता दी। अब तो अकाल बीते युग की बात हो गई है। कह रहे कि अब तो अगर कोई कह दे कहीं पर अकाल पड़ा है तो अकाल पड़े हुए भी एक युग बीत जाता है, ऐसा कहीं अकाल नहीं पड़ता। अकाल पढ़ते थे आपके 19वीं सदी की शुरुआत में, ठीक है, 20वीं सदी तक, मध्य तक भी पढ़े होंगे। और 17वीं 18वीं में कि सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई, बारिश बिल्कुल खत्म हो गई, इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई कि पूरी फसल नष्ट हो गई। कि हमारे पास उस समय कोई इतनी तकनीकी नहीं थी, आपका प्रिजर्वेटिव वगैरह हमारे पास नहीं थी। आज हमारे पास स्टोरेज हैं, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं, हर सुविधा हमारे पास अत्याधुनिक तकनीकी के साथ है। कह रहे हैं कि हम खाद्य सुरक्षा पर उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं कि हमारे अपने सुरक्षा भंडार बहुत पर्याप्त मायने में जा रहे हैं। और कैसा हो रहा है कि हमको, हमारे पास इतने बढ़िया आपका प्रिजर्वेटिव में हमारे पास भंडार गिरे हैं कि हमको कहीं कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। किंतु अभी भी हमारी बैंक व्यवस्था उचित नहीं बन पाई है। सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से हमारी बैंकिंग सिस्टम को डेवलप होना था वो उतनी बढ़िया तरीके से हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो आपका विकसित, या कह सकते हैं डेवलप आपका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि संभवतः व्यावसायिक बैंक को छोड़कर अन्य सभी औपचारिक शाखाएं जमा प्रवाह की संस्कृति को विकसित नहीं कर पाई। यानी कि आपने कमर्शियल बैंक को आप छोड़ दीजिए, वो तुम्हें उसमें क्या है, उसमें तो लेन देन चलता है जो कमर्शियल बैंक के व्यापार वाली होती है। लेकिन और जगह बैंक ये प्रेरित नहीं कर पाई कि आपको जमा प्रवाह, यानी कि पैसा आए और पैसा निकाला जाए, इस तरह का कुछ काम हो तो कुछ हो। अब किसान ने अपना पैसा, मान ली कोई फसल बेची, सब कुछ आपका पैसा इकट्ठा हुआ, तो किसान कहाँ रखता है? अपने घर में। जबकि उसको कहाँ नहीं रखना चाहिए? घर में नहीं रखना चाहिए, उसको पैसा बैंक में रखना चाहिए। क्लियर है? और उसको जरूरत है तो आपका निकाल लो। आज के समय तो फोन पे, गूगल के
गूगल पे है आपका, और आपका क्रेडिट, डेबिट और रुपए, ना जाने कितने ऑनलाइन गेटवे आपके पास, डिजिटल करेंसी आपकी जेब में रहती है। तो आपको तो इस समय आपको कैश रखना ही नहीं चाहिए, सब कुछ बैंकिंग में होना चाहिए। क्लियर है? तो कह रहे हैं कि ये एक आपकी समस्या रही है ना, ये सही ऋण चाहने वालों को ऋण दे पाई, और कह रहे हैं कि बाकी में जिन लोगों को ऋण की जरूरत थी ये उनको ऋण भी नहीं दे पाए, और ना ही कोई इनका प्रभाव ऋण वसूली की व्यवस्था पर बना पाया। अब देखिए, पहली बात तो इन्होंने जिन्हें बाप का ऋण देना चाहिए था उन्होंने ऋण नहीं दे दिया, चलो उसको बाद दे भी दिया तो उसके बाद इन्होंने वसूलने की क्या प्रक्रिया है, कोई व्यवस्था इनके पास नहीं थी कि हम लोग कैसे वसूलेंगे इस व्यवस्था। अगला है, कृषि ऋण की वसूली नहीं हो पाने से समस्या और भी गंभीर हो गई। ऐसी होगी समस्या। आप कह रहे हैं कि कृषि ऋण का भुगतान ना कर पाने वाले की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। किसान ऋण का भुगतान करने में क्यों असफल रहे? ये स्पष्ट है कि किसान बड़े पैमाने पर ऋण अदा करने से इनकार कर रहे थे, और इसका कारण क्या हो सकता था? किसानों ने बोल दिया भैया जो आपने पैसा दिया अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास वापस करने के लिए है नहीं, अब कर लो, तुम्हें क्या करना है हमारा। तो ये इस तरह से हुई। पहले इतना देख लीजिए, यहां तक किसी को डाउट कोई कह रही है उसे पूछिए, फिर आगे बढ़े। अब क्या कह दिया किसानों ने, यानी कि सबसे बड़ी व्यवस्था क्या थी, यानी कि जिन लोगों को वाकई में, जिन्हों हमने काम शुरू किया था, जो आपके सीमांत और जो आपके मध्यवर्ती किसान थे, जिनको पैसे की आवश्यकता थी, जो आपका अपने खाद, बीज, ऋण, सिंचाई इत्यादि के लिए, यंत्रों के लिए, या किसी भी अपने दुर्घटना में, हारी बीमारी के समय में जो आपका पैसा लिया करते थे साहूकारों से, बैंक से मिलना था, लेकिन बैंक उनको नहीं दे पाई, और मिला किनको, जिन लोगों को जरूरत नहीं थी, यानी कि जिनका सामाजिक आपका दबदबा था, अपने रिश्तेदार नातेदारों को बैंक वालों ने ऋण दिया, क्योंकि देने की तो व्यवस्था थी, उसको वापस कैसे लिया जाएगा, सरकार ने कोई उस समय आपका कठोर नीति आपका नहीं बनाई थी, और कठोर नीति नहीं बनाने की वजह से क्या हुआ, ऋण को वो वापस पाने में आ सका। यहां तक देखिए बच्चों, किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए बच्चों, किसी को डाउट, कोई क्वेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसलिए सुधार के बाद से बैंकिंग क्षेत्र के प्रसार और उन्नति में कमी आई। अब जिस तरह से प्रोग्रेस होना था उसके प्रसार और उन्नति में कमी आ गई। स्थिति में सुधार लाने के हाल के वर्षों में भी वयस्कों पर जन धन योजना नामक से एक भाग के रूप में बैंकिंग खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब कल आपको पढ़ के आना है जन धन योजना। बेसिकली सरकार ने क्यों चलाई है? वित्तीय समावेशन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा कि वित्तीय समावेशन क्या हो, क्लियर कर सके। एक भाग के रूप में बैंकिंग खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन बैंकिंग खाता धारकों को 1 से 2 लाख रुपए की आकस्मिक बीमा, कैसा देना है, अगर 1 से 2 लाख रुपए क्या देंगे उनको, बीमा बाप का कवरेज मिलेगा, और 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की आपकी सुविधा होगी। यानी कि अगर आपका खाता जनधन योजना के तहत है और अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसको 1 या 2 लाख रुपए देगी, और अगर आपके खाते में पैसे नहीं है, ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आप अपने खाते से 10,000 रुपए तक बिना अकाउंट में पैसे लिए निकाल सकते हैं, और वापस आपको उसमें जमा करना पड़ेगा। ये है ओवरड्राफ्ट, क्लियर है। और वे अपने वेतन, वृद्धा पेंशन और सरकार के अन्य सामाजिक सुरक्षा भुगतान वाले स्थानांतरण कर सकते हैं, और न्यूनतम बैलेंस रखने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप देखिए, पहले क्या करना पड़ता था, बैंक में अगर आपने खाता खोला है तो एक आपका न्यूनतम बैलेंस होना जरूरी है, कि 1,000 रुपए हो, 500 हो, 5,000 रुपए हो, उस तरह का। लेकिन अगर आपका जनधन में अकाउंट है तो कुछ जरूरी नहीं है, आपका जीरो, बल्कि माइनस में है, कितना, 10,000 रुपए। ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे रही है सरकार आपको, क्या दे रही है सरकार? ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको दे रही है, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। इससे 40 करोड़ से अधिक लोगों ने बैंक खाते खुलवाए, और कह रहे हैं कि ऐसे लोग थे 40 करोड़ लोग जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। आज भी देश की लगभग 20-30% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास आपका अकाउंट नहीं, क्या नहीं है, अकाउंट नहीं है, क्लियर है।
आप प्रत्यक्ष रूप से इन्हें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की आदत, वित्तीय समावेशन, कुशल आवंटन, इन खातों में मध्य से, अब देखिए जो खाते खुले थे लगभग इतने करोड़ रुपए भारत के खातों में जमा हुए। कितने लोगों ने जमा करे? 40 करोड़ लोगों ने जब खाता खोला तो किसी ने 100 रुपए से, किसी ने 10 रुपए से, 1000 रुपए से पैसा खोला और भारत की बैंकों में कितना बड़ा अमाउंट आपका जमा हुआ। आगे बढ़े, अगला है इसमें, तो ये तो थी ऋण की व्यवस्था, कैसे आपका ऋण मिला, क्या उसकी कमी थी। अब है विपणन, और विपणन का मतलब होता है मार्केट यानी कि बाजार। तो कृषि विपणन व्यवस्था, अब आपने कुछ उत्पाद, आपने गेहूं वगैरह कुछ कमर्शियल क्रॉप्स उगाई है तो आपको बेचना तो पड़ेगा, बेचोगे तो आपको पैसे की आवश्यकता है, इसलिए तो बेच रहे हो और इसीलिए आप खेती कर रहे हो। क्लियर है? आइए देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि जो अनाज, फल, सब्जी आदि रोज खाते हैं वे देश के अलग अलग क्षेत्रों से किस प्रकार नियमित रूप से हम तक पहुंचते हैं? ये बड़ा अपने आप में क्वेश्चन है। या जो आप फल फ्रूट खा रहे हैं, कुछ भी खाते हैं, तो ये किसान उगाता है और हम तक कैसे पहुंच जाता है? एक पूरा चैन है, एक सर्कल है, किस तरह से पहुंचता है, कभी आपने विचार किया है? आप सोचिए कि जो एक चावल मुट्ठी आपको खाने के लिए मिलते हैं, किसान पहले इसकी पौध बोता है, फिर इसकी रोपाई करता है, फिर इसकी सिंचाई करता है, फिर निराई, गुड़ाई, सिंचाई, इसको एक टेम्परेचर में बोता है और एक जैसे ठंड आने से प्रवेश करती है तो अक्टूबर के आसपास इसको काट लेता है, सितंबर अक्टूबर में, फिर ये बनता है, फिर पकता है, तब जाकर कहीं हमारा पेट में ही पकना है। तो एक मुट्ठी अनाज या एक रोटी के लिए कितना हमको, हमारे किसानों को संघर्ष करना पड़ता है। यदि हम हमारी पहुंच सकते हैं तो हम क्या है, हमारे मध्य में क्या है, बाजार है। कैसे कि जो किसान है वो उनको बेचते हैं और वो आपके व्यापारी जो मध्यम वर्ग हैं वो अपने बाजार में लाते हैं और हम इनसे बाजार से खरीद लेते हैं। कृषि विपणन का वह प्रक्रिया है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थ का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग का क्लासिफिकेशन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इसमें क्या क्या आता है, ये सारी चीजें आपका इसमें आती हैं विपणन में। उनको पैदा, उन चीजों को उत्पादन करना, उनका संग्रहण करना, उनको प्रिजर्वेटिव बनाना और प्रिजर्वेटिव के साथ उनको क्या करना, उनका आपका प्रोसेसिंग करना और प्रोसेसिंग के साथ उनको क्या करना, उनका ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, लोगों तक पहुंचाना। ये सब आपका विपणन यानी कि मार्केट यानी कि बाजार का काम है। क्लियर है? ये सारा काम कौन करता है? बाजार। कह रहे हैं स्वतंत्रता पूर्व व्यापारी को अपना उत्पादन बेचने के लिए किसानों से को तौल में हेराफेरी तथा खाते में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता था। जब देश आजाद नहीं हुआ था तो ये व्यापारी बड़े दुष्ट होते थे, शैतान यानी कि बेईमान होते थे, कि किसानों की नापतोल में गड़बड़ी करते थे, उनको पैसा देने में हेराफेरी कर देते थे और कहते थे कि सारी गड़बड़ी हमको देखने को मिलती। प्राय किसानों को बाजार में प्रचलित भाव का पता नहीं होता था। अब क्या पता किसान को क्या भाव है, और वो कुछ भी भाव आपका खरीद लेते थे। अब देखिए इस तरह से कुछ मंडियां लगती हैं, अनाज की मंडी, और सरकार अब क्या करती है, अब तो सरकार एमएसपी पर खरीदती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। मान लीजिए अगर गेहूं को सरकार ने बोल दिया कि वो 2250 रुपए प्रति क्विंटल जो है आपका खरीदेगी, कुंतल क्या है आपका, गेहूं को खरीदेगी। क्लियर है? तो अब क्या है, चाहे कोई आपका गेहूं बिके ना बिके, लेकिन सरकार आपका 2250 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से गेहूं को खरीदेगी। कि सरकार ऐसा वादा करती है एमएसपी के बाद। तो सबसे पहले थोड़ा सा मौका मिले, एक बार कोशिश करने की आप लोग पढ़ो एमएसपी के बारे में। चलिए देखिए, यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फोटो, और कह रहे हैं कि कम कीमतों पर बेचना रहता था और उनके अपने माल को रखने के लिए भंडारों की सुविधा नहीं थी, अतः वे अच्छे दाम मिलने में, बिक्री करने में, स्थगित करने में आपका नहीं रख पाते थे। आज भी 10% से अधिक कृषि भंडार की सुविधा का अभाव है, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। सरकार निजी व्यापारी को नियंत्रण करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप होना पड़ा। अब सरकार क्या आ गई है, सीधा आपके इनरोल हो गई है
कि भैया अब आप जो आपके बीच के मीडिएटर हैं आप इनको निकाल दो, इनको हटा दो, क्या कर लो, आप सीधा आ जाओ, आप सरकार सीधा खरीदेगी। इसलिए सरकार क्या दे रही है आपको, एमएसपी। ठीक, चलिए तो फिलहाल इतना हमने कर लिया, इतना हमने पढ़ लिया। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, किसी कोई क्वेश्चन है, जितना हमने पढ़ा है ऊपर से चैप्टर साख से संबंधित, ऋण से संबंधित, आप मुझे बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, कोई डाउट किसी बच्चे का? चलिए, कोई डाउट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज के हम इस लेक्चर में यहीं तक है। आप लोग इसका रिवीजन करिए, पढ़िए, वो डाउट बनता है मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।